सभी को नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज जो कि मैंने एनसीईआरटी के 2 अध्याय करवा दिए थे 12th क्लास के, तो जो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगते हैं, अगर आप बता देना कंपटीशन की तैयारी करने वाले या भारत के किसी भी स्टेट के एनसीईआरटी 12th क्लास के स्टूडेंट जिनको जो लेसन टफ लगता है मैं उसको करवा दूंगा। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए जो अपने उदयपुर में भिंडर ब्लॉक है वहाँ के सीबीओ साहब ने कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट मैटर दिया है। स्टूडेंट्स ऐसे भी काफ़ी सारे होते हैं जिनको ऐसा रहता है कि सर पास वाला ही कुछ मैटर उपलब्ध हो जाए, हालांकि ये मैटर तो अच्छे मार्क्स के लिए भी काफ़ी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि क्लास में ही आपके याद हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। आप इत्मीनान से क्लास को देखें। क्लास जिसने भी ज्वाइन कर लिया, अब जल्दबाजी इतनी भी ना करें, इतनी बड़ी क्लास नहीं होगी कि क्लास को देखा और छोड़ दिया। ये यूपीएससी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अपने जो भी तैयारी करने वाले हैं जिस स्टेट के बच्चे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको करवाऊंगा। एनसीईआरटी 12th क्लास का पार्ट है यात्रियों के नज़रिए। इसमें से 12th क्लास के लिए बात करें, चाहे वो किसी भी स्टेट का बच्चा है, अपने राजस्थान का, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, जिस भी स्टेट का बच्चा देख रहा है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जिन यात्रियों का जिक्र हुआ है वो सल्तनत काल, अब कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इस काल को अच्छे से जानते हैं, और मुगल काल। मुगल काल, इन दो कालों के समय जितने यात्री आए उनका जिक्र यहां मिलता है। सल्तनत काल की मैं बात करूं तो 1206 से लेकर 1526 तक जो यात्री भारत में आए विदेश से, उनका जिक्र यहां मिलता है। मुगल काल में बड़े रूप में अगर हम बात करें 1526 से 1707 तक जो यात्री भारत में आए उनका जिक्र हमें इस अध्याय में मिलता है। चूंकि कंपटीशन को हम मद्देनजर अगर रखें तो इस काल के दौरान जो यात्री विदेशों से आए उन्होंने भारत के शासकों के बारे में, यहाँ के समाज स्थिति के बारे में क्या लिखा, उन सब का उनका जो अनुभव था उससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड के दृष्टिकोण से मैं बता दूं, इस समय जो यात्री आए, बड़ा प्रश्न कहां से बनेगा पहले बता देता हूं आपको मैं। अल बरूनी और इब्न बतूता, इब्न बतूता गले में जूता, पता नहीं क्या वो सिमरन सर गाते हैं। अल बरूनी और इब्न बतूता 2 ऐसे यात्री थे, बड़ा प्रश्न बनेगा बोर्ड में तो इनसे बनेगा। सल्तनत काल के समय बता देता हूं आपको, इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था या अन्य काफ़ी जो 3 प्रश्न बनते हैं इब्न बतूता पे भी बड़े, उनका जिक्र इसमें आ गया है। मैं आपको याद करवाऊंगा, क्लास में बने रहें आप। अल बरूनी वर्ण व्यवस्था पे लिखता है, उसका जिक्र। मुगल काल में बर्नियर, आगे जिक्र आ जाएगा। इस वो किताब जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बुक लिखता है, उसमें वो मुगलों की भूमि संबंधी जो नीतियां थी उनका जिक्र करता है। तो 12वीं में बर्नियर भूमि व्यवस्था के बारे में क्या विचार देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मैं आपको याद करवाऊंगा और आप धैर्य रखें। ये तो हो गया इस पाठ के बारे में कि बड़े प्रश्न कहाँ से चांस हैं, और छोटे प्रश्न जितने भी महत्वपूर्ण बनते हैं वो आपको मैं याद करवाता हूँ, और वो कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। यात्रियों में पहला जो प्रश्न बनता है वो अल बरूनी पे, कि अल बरूनी की समझ में बाधक अवरोध कौन कौन से थे। अब मान लो बिल्कुल धैर्य से कि कोई यात्री भारत में आ रहा है, सल्तनत काल की शुरुआत में आ रहा है, गजनवी के समय। अल बरूनी भारत में जब आया तो उसके लिए क्या क्या बाधाएं थी। उसने भारत के बारे में लिखना है, लेकिन भारत में क्या समस्याएं थी, उसके लिए कौन सी समस्याएं आ रही थी कि वो भारत के बारे में नहीं लिख सकता। सबसे बड़ी समस्या पहली भाषा की, वो भारतीयों की भाषा नहीं जानता था। दूसरी समस्या यहाँ के धर्म का उसको ज्ञान नहीं था, तो धार्मिक व्यवस्था के बारे में, प्रथाएं जितनी भी
चाहे वो सती प्रथा, और जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है, डाक व्यवस्था का, ये सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे निश्चिंत रहे। तो उसके लिए अवरोधक क्या थे? भाषा, धार्मिक अवस्था, प्रथाएं, उनमें भिन्नता जो प्रथाओं में थी, तथा अभिमान, ये उसके लिए बाधक सामान्य क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय डाक व्यवस्था की कुशलता का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो डाक व्यवस्था के बारे में अगर कोई बात करता है तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो डाक व्यवस्था का अगर कोई जिक्र करता है तो वो करता है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां से आया था, नोट कर लेना, आगे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, आप बस देखते रहें। इब्न बतूता कहते हैं जी ये मोरक्को से आया था। ठीक है जी, मोरक्को से आ गया। किसके समय आया? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान उस समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान कहते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान भी यही था, जिसका दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे ज़्यादा प्रांत थे, बहुत समय तक जिसने शासन किया, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल सुल्तान, जिसकी 5 योजनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके समय इब्न बतूता आता है और वो जिक्र करता है कि भारत की डाक व्यवस्था कैसी थी। इब्न बतूता ने कहा 2 तरह की डाक व्यवस्था थी। कौन कौन सी? पैदल सैनिक थे और दूसरे कौन से थे? अशव सैनिक नहीं, सॉरी, पैदल डाक व्यवस्था थी और अशव वाली, पैदल वाली जो थी उसको कहता है दावा, और अशव वाली जो थी उसको कहता है उलुक। आगे लिखा मिलेगा आपको, आप निश्चिंत रहें। तो डाक व्यवस्था का जिक्र कौन करता है? इब्न बतूता डाक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहता है 2 तरह के डाकिये थे, एक पैदल चल के आता था, एक घोड़े पे आता था। पैदल जो आएगा वो बड़ा दावा करेगा कि मैं तो भाई इतने किलोमीटर से चल के आया हूं। घोड़े वाला उलुक, वो उलुक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इब्न बतूता के द्वारा वर्णित उन उपजों का नाम बताइए जिनसे उनके पाठक परिचित नहीं थे। यह प्रश्न किसी भी तरह लिखा आ सकता है, जैसे कि ये इस तरह भी आ सकता है, नारियल की खेती व पान की खेती का उल्लेख किस यात्री ने किया है? इब्न बतूता ने। कंपटीशन में ये पान और डाक के बारे में तो काफी बार पूछा गया है, कौन सा यात्री भारत में पान के पत्ते का सबसे पहले उल्लेख करता है? इब्न बतूता। और डाक व्यवस्था का तो उल्लेख करता ही है। तो ये प्रश्न इस तरह से बना है कि उन उपजों का नाम बताइए जिनसे उनके पाठक परिचित नहीं थे। तो पाठक हम पढ़ने वाले जो श्रोतागण हैं, तो बुक में बताया है कि भारतीयों को पान के बारे में उस समय पान के पत्ते का सबसे पहले उल्लेख इसने किया था। वो कहता है जिस तरह अंगूर की बेल की लताएं बढ़ती हैं उस तरह इनका, वो बताता है कि पान का पेड़ बढ़ता है। लताएं मतलब वो, अब कोई देसी बंदा मेरे जैसा बैठा हो वो कहेगा भी लंगूर, जो अंगूर की बेल की है उसके लताएं मतलब टांगें होती होंगी, वो नहीं। अल बरूनी ने भारतीय विचारों को समझने के लिए किन कृतियों का उपयोग किया? मैंने आपको बताया अल बरूनी के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या थी? भाषा थी, धार्मिक व्यवस्था और विभिन्न प्रथाएं थी उसके लिए बाधक। तो वो क्या करता है? उसने कहा कि यार सबसे बड़ी समस्या तो धर्म ही है, भाषा है। तो उसने विचारों को समझने के लिए क्या किया? धीरे धीरे भाषा को सीखा, फिर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, मनुस्मृति, पतंजलि की कृतियों आदि का प्रयोग उसने किया। तो ये भी प्रश्न आता है कि पुराणों का सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने अध्ययन किया था? तो ये पुराण हैं, वेद हैं, इन सब का पहली बार कोई विदेशी अगर पढ़ता है उनके बारे में तो अल बरूनी था। इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर कहा? देखिए इब्न बतूता 2 शहरों का जिक्र करता है, एक दिल्ली और एक दौलताबाद। आगे इसका जिक्र आएगा, दै से दिल्ली, दै से दौलताबाद, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी दौलताबाद लेके जाता है। इन दोनों का जिक्र करता है, लेकिन वो कहता है सबसे बड़ा शहर कौन था दिल वालों की? दिल्ली।
पर वो ये भी कहता है कि दिल्ली के मुकाबले का अगर कोई शहर है भारत में तो कौन सा है? दौलताबाद, दक्षिण में जो है, महाराष्ट्र। बात क्लियर? भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया? इब्न बतूता। इसका हम जिक्र कर चुके हैं, दोबारा से दोहराव नहीं किया जाएगा। ताराबबाद किसे कहा गया है? वो कहता है, जब दिल्ली का जिक्र करता है तो वो इसका भी जिक्र करता है, दौलताबाद का। कहते हैं कि दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए एक बाजार होता था जिसे ताराबबाद कहते हैं। गायक गायिकाएं उस समय होती थी। इब्न बतूता कहता है कि मैं दौलताबाद गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी परिवर्तन की तो सभी को, चाहे किसी को मारा काटा, लेकिन वो सबको ले गया अपने साथ। कहते हैं कि लास्ट में एक व्यक्ति बचा था जिसके घर में उजाला हो रहा था। इब्न बतूता, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने लोगों को भेजा कि देख के आओ दिल्ली में कोई बचा तो नहीं। कैसा? अब एक बंदा बचा है, एक अंधा है, एक लंगड़ा है। तो कहते हैं कि उसको घोड़े के पीछे बांध के लाए थे और दौलताबाद में उसकी सिर्फ टांग ही पहुंची थी। तो वो कहता है कि ताराबबाद क्या है? जो गायकों के लिए दौलताबाद में बाजार था, उसको ताराबबाद कहा है। तो तारा रा 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 गानों में ही होता है ये, तारा रा रा रा। तो ताराबबाद गायकों के लिए। इब्न बतूता ने कितने प्रकार की डाक व्यवस्था का, मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, 2 तरह की डाक व्यवस्था, एक पैदल, एक अशव, एक दावा, एक उलुक। दावा, उलुक। चलिए, तो इस तरह से आप कंपटीशन के लिए भी इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और जब आप बुक में से, किसी कंपटीशन की बुक में से पढ़ते हो तो हाँ, इन किताबों के मैं कहूँगा 6 से 12 की किताबें मैं भी शुरू करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। आपने खुद पढ़नी हो, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूर। सत्य असत्य कथन कारण के सारे प्रश्न यहीं से सही होते हैं, वैसे कोई चांस नहीं है इनको सही करने का। ये टिमकनी बाहर जाती है भाई। चलिए, 2 तरह की डाक व्यवस्था का इब्न बतूता जिक्र करता है, अशव वाली डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था। इसका जिक्र हम कर चुके हैं। वही बात, दिल्ली के एक मेहराब का नाम बताइए। तुगलकाबाद, ये बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, वो फिरोज शाह तुगलक ने, जौनपुर, जैसे अलग अलग शहर बसाए थे। तो दिल्ली के एक मेहराब का नाम तुगलकाबाद हम देते हैं। खुरासान के फलों को लाने के लिए किसी डाक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता। किसी नहीं, यहां पर आएगा किस डाक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था। तो खुरासान जो ईरान इराक वाला जो वो इलाका है, वहाँ से कहते हैं कि फल लाए जाते थे यहाँ के सुल्तान के लिए। जिक्र किया जाता है, किसने जिक्र किया? इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान के लिए खुरासान से फल आते थे। और किस डाकिये का प्रयोग है? तो डाकिये को लिख के तो भेजेंगे ना, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा जय हिंद। ठीक है, तो वो डाकिये को भेज दिया। वो कौन सा डाकिया था? पैदल डाकिया। पैदल डाकिये को क्या कहते थे? दावा। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कितने दरवाजे थे? इनमें से सबसे विशाल दरवाजा कौन था? मजेदार प्रश्न है। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली, अब देखो ये बातें हमें कंपटीशन की किताबों में कहाँ मिल जाएगी? अगर मिलती भी है तो हमें लगता है कि दरवाजे और ये इसके बारे में थोड़ा एग्जामिनर पूछेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 12वीं की बुक में है तो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन भी नहीं है। तो इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली शहर सबसे बड़ा शहर था, दिल वालों की दिल्ली। उसमें 28 दरवाजे थे और बंदायूं दरवाजा सबसे बड़ा था। अब देखो, मान लो कंपटीशन में प्रश्न आ जाए, फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज अपने चला रखी है, आरपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, मान लो वो कह दें जी बंदायूं दरवाजा इतना गहरा प्रश्न जी, आर्या में तो दिया ही नहीं है, सर कह रहे थे कि आर्या को पढ़ लो। तो देखो इस तरह के प्रश्न ये हमें सहायक बुक्स जो हैं पढ़नी पड़ेंगी। बंदायूं दरवाजा सबसे विशाल था 28 में से। अब मान लो उसको कहते हैं कि सिंध से दिल्ली तक आने में कितने दिन लगे थे? 50 दिन लगे थे। तो ऐसे प्रश्न हमें 12वीं इनमें मिलेंगे। अल बरूनी के अनुसार फारस में समाज किन 4 वर्गों में विभाजित था? तो ये 4 वर्ग दिए हैं। फारस, देखो फारस जो है
ईरान का ही नाम था जी फारस। 1935 तक ईरान को फारस कहते थे, यही फारसी भाषा। उसके बाद इसका नाम ईरान रख दिया गया। ये कहता है अल-बरूनी कि फारस में घुड़सवार और शासक वर्ग था, फिर भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक आए। ये चिकित्सक से याद आया, ऐसा प्रश्न यात्रियों में आएगा कि कौन सा यात्री चिकित्सक था, तो बर्नियर एक डॉक्टर था। खगोल शास्त्री का भी एक वर्ग था और कृषक तथा शिल्पकार का भी एक वर्ग था। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना आपकी। घुड़सवार और शासक, शासक लोग घोड़े पे चढ़ के आते हैं, ये एक वर्ग हो गया। भिक्षु वगैरह, पुरोहित वगैरह का हो गया, और चिकित्सक भी उनमें रख लिए, क्योंकि अपने तो समान शासक वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, और वो कृषक वर्ग हो गया, ऐसे होते हैं। तो फारस का वर्ग जो है थोड़ा अलग प्रकार का था। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए उलुक और दावा में अंतर बताइए। अब एक आपको तरीका बताता हूं। बोर्ड के स्टूडेंट ज्यादातर गलती क्या करते हैं, बड़ा प्रश्न छोड़ते हैं, मतलब याद करते समय कि बड़ा प्रश्न टफ है। लेकिन मैं बता दूंगा आपको, मैं कहूं एक बड़ा प्रश्न आ जाए, इब्न बतूता के डाक व्यवस्था पर विचारों को लिखिए, या भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में क्या बताया। आप सीधा सीधा लिखेंगे कि इब्न बतूता ने पुस्तक क्या लिखी थी, रेहला, अरबी भाषा में रेहला पुस्तक थी उसकी, इब्न बतूता की। वो लिखता है कि भारतीय डाक व्यवस्था बड़ी शानदार थी। 2 तरह की डाक व्यवस्था थी, पैदल और अशव थी। पैदल को दावा कहा जाता था और अशव वाली को उलूक कहा जाता था। लो जी, बड़ा प्रश्न हो गया। छोटे छोटे अब इससे जितने मर्जी पूछ ले कि डाक व्यवस्था कौन, इब्न बतूता। कितने तरह की, 2 तरह की। अशव को क्या कहते थे, ये कहते थे। तो बड़े को अच्छे से याद कर लिया करो। उलुक और दावा में, उलुक डाक व्यवस्था जो प्रति 4 मील की दूरी पर स्थापित घोड़ों द्वारा चलित होती थी, और दावा क्या थी, पैदल थी। अल-बरूनी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की किस मान्यता को अस्वीकार किया। देखो, अल-बरूनी पे अगर बड़ा प्रश्न आएगा ना, तो इसने भारतीय वर्ण व्यवस्था का बहुत शानदार जिक्र किया है। भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का, उसका अच्छे से इसने जिक्र किया है। उस पर ही बनता है वर्ण व्यवस्था। तो अल-बरूनी ने कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की अपवित्रता की मान्यता को उसने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अपवित्रता, पवित्रता की बात पर स्वामी विवेकानंद ने भी उंगली उठाई थी कि आपका धर्म जो है सिर्फ रसोई घरों तक ही सीमित रह गया है, मतलब अपवित्रता, पवित्रता वाली बात। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, जिसे क्या कहा जाता था, दावा। दावा और उलूक की बात कर चुके हैं। किस डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, अशव। कितनी बार भी वो घूम फिर के प्रश्न आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए 12वीं बोर्ड वालों के लिए। तो अब भी अगर गलत होंगे तो कोई इलाज नहीं है। इब्न बतूता के अनुसार उसे सिंध से दिल्ली की यात्रा में, मैंने अभी बता दिया, 50 दिन लगे। अब्दुल रजाक समरकंदी, शकरकंदी नहीं है, ध्यान रखना, समरकंदी है। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृतांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा लेकर फिर वो अब्दुल रजाक जो है अपना यात्रा वृतांत लिखेगा। तो उसने इब्न बतूता के यात्रा वृतांत को पढ़ा था, क्योंकि इब्न बतूता अब्दुल रजाक से पहले आया था। डाक व्यवस्था के माध्यम से गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक कितने दिनों में पहुंच जाती थी, लो 5 दिनों में। चाहे फारसी भेजाओ 5 दिनों में, मतलब डाकिया भागता बहुत होगा। 25 किलोमीटर वाली दौड़ रखी होगी जो फॉरेस्टर वाली भर्ती में होती है। हाँ जी, इब्न बतूता के अनुसार महीन मलमल की किस्में इतनी अधिक महंगी थी, उन्हें कौन से वर्ग के लोग पहना करते थे। सामान्य बात है, जो महंगी चीज होगी वो कौन पहनेगा, अमीर वर्ग के लोग पहनेंगे, सामान्य बात है। अब ये ऐसी चीजें छोड़ के आओ तो इसका कोई। भारत के उन 2 नगरों के नाम मैंने पहले ही बता दिए कि इब्न बतूता 2 नगरों का जिक्र करता है, एक तो दिल्ली और दूसरा दौलताबाद। इब्न बतूता के अनुसार अंगूर लत्ता की तरह किस वृक्ष को उगाया जाता था, पान के वृक्ष को। एक बार मैंने जो बात आपको ऊपर क्लियर कर दी ना, उससे प्रश्न बहुत बनेंगे, घबराना नहीं है। बात इब्न बतूता के बारे में ऊपर क्लियर हो चुकी है सब बातें। तो पान के वृक्ष को उगाया जाता था। दिल्ली को तत्कालीन ग्रंथों में किस नाम से उद्धृत किया गया था, तो
किस नाम से? दिल्ली। तो दिल्ली नाम भी आता है दिल्ली का। इब्न बतूता के अनुसार कौन सा शहर दिल्ली को चुनौती देता है? तो ये आपको बता दिया, 2 शहरों की बात करता है। दूसरा है दौलताबाद, महाराष्ट्र, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिसको राजधानी बनाया। इब्न बतूता की थोड़ी थोड़ी बातें खत्म हुई। अब बढ़ अल बरूनी के अनुसार वर्ण व्यवस्था ने समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया और कौन कौन से नाम? वो कहता है 4 वर्णों में विभाजित किया। अल बरूनी ने क्योंकि वेद पढ़े थे, आपको पता है चारों वर्णों का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? कहां? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10वां जो मंडल है उसका जो सूक्त कौन सा? पुरुष सूक्त। वहां पर 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। 4 वर्ण ऋग्वेद में है, तो 4 आश्रम कहां है? 4 आश्रम तो बाद में बात करेंगे। आश्रमों का सबसे पहले 3 का जिक्र आता है। 3 आश्रम छांदोग्य। देखो 3 ऐसे लिखते हैं तो 3 को उल्टा लिख दो, 6 छतरी बन गई। छांदोग्य उपनिषद सबसे पहले 3 आश्रमों का जिक्र आता है, वो छांदोग्य उपनिषद। और 4 आश्रमों का पूछा जाए तो 4 का उल्लेख मिलता है जाबालो उपनिषद। जब उपनिषद हमें मिलते हैं लगभग 108 का जिक्र आता है, जिसमें फेमस कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं वो उपनिषद अलग से करवा दूंगा मैं। कंपटीशन में उपनिषद से आने वाले प्रश्न छांदोग्य, बृहदारण्यक और तैत्तिरीय, इनसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, इन पर ही प्रश्न आता है। चलिए ये बात होगी। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनका क्रम वैश्य शूद्र यही है। और अल बरूनी किसके साथ भारत आया? देखिए, अब आप एक जो 12th वाले हैं वो एक गलती न करें। एक है महमूद गजनवी, एक है मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद मोहम्मद एक जैसे हैं ना, 12वीं के लिए तो एक जैसे ही है, कंपटीशन वालों के लिए तो चलो उनको पता ही है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ या उसके समय कौन आया? इब्न बतूता, ठीक है। और महमूद गजनवी के समय अल बरूनी भारत आया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का, अफ्रीका में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? वो भाषा थी अरबी। और जो यात्रा वृत्तांत उसका नाम क्या था? रिहला। रिहला बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें बोल दी हैं अब तक मैंने, यहां से प्रश्न पक्का ही है, 2 आपको मिल जाएंगे। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था चीनी लेने के लिए? फायान आया था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चीनी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक, भाषक नहीं, किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए। मैंने ऊपर 3 बार बता दिया आपको। इतने लोग जो क्लास में लाइव में हैं, आप बताएं मेरे को कि किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की थी? बताइए, हाँ कमेंट करें आप। तो कौन सा शासक था मैं बता देता हूं आपको, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये पड़ा नाम। वास्को डी गामा, अपने वाला गामा पहलवान नहीं है ये। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 को। इस पूरे सीन का जिक्र मैंने यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, उसको स्टोरी रूप में आपको बता चुका हूं। उसमें मार्को पोलो, बड़ा ही पोला आदमी का, पोलो हो गणोई, कब आया?
13वीं शताब्दी में नहीं, 13वीं शताब्दी में आया था। 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम बताएं। वेनिस कहां पड़ता है? इटली में। तो मार्को पोलो, देखो 13वीं शताब्दी में कौन आया, 11वीं शताब्दी में, 11वीं सदी में कौन आएगा? 11वीं सदी में आएगा अल बरूनी। 13वीं सदी में कौन आएगा? मार्को पोलो। आगे 14वीं में हमें मिल जाएगा, उसका जिक्र 16वीं में मिलेगा। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना वे हैं नारियल व पान। अब आप कमेंट करके बताएं इसका जिक्र सबसे पहले किसने किया, कमेंट करें। इसका जिक्र सबसे पहले किसने किया था नारियल और पान का? नारियल, पान, डाक, इब्न बतूता। ऐसे याद रखना, नारियल, पान, डाक, इब्न बतूता। नारियल, पान, डाक, इब्न बतूता। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया, भारत आया, वह थी अल बरूनी, मैंने वो जिक्र कर दिया, 11वीं शताब्दी में आया। और अल बरूनी किसके समय आया? महमूद गजनवी के समय, महमूद गजनवी के साथ आया। वो महमूद गजनवी जो बस मात्र 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, जिसका 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। इब्न बतूता की भारत यात्रा 14वीं सदी। 13वीं सदी में कौन आया? मार्को पोलो। क्योंकि ये सदियों से संबंधित प्रश्न भी कंपटीशन, जिसमें हम नेट की बात करें या यूपीएससी की बात करें, आरपीएससी की, पूछ लिया जाता है किस तरह प्रश्न निम्नलिखित में से असंगत है। जैसे अल बरूनी दे दिया, अल बरूनी के सामने लिख दिया 11वीं सदी, ठीक है, और उसके बाद मार्को पोलो लिख दिया, मार्को पोलो के आगे लिख दिया 12वीं सदी, ठीक है। फिर उसके बाद इब्न बतूता लिख दिया, इब्न बतूता के आगे लिख दिया 14वीं सदी, और 4 नंबर ऑप्शन डाल दिया उपर्युक्त सभी संगत हैं या सत्य हैं। मतलब सारे ही संगत हैं, सारे ही सही हैं, तो सारे सही नहीं है। हमें देखेंगे उपयुक्त सभी सत्य हैं, इसका मतलब सारे सत्य होंगे, उपयुक्त सभी का ऑप्शन दिया है। लेकिन मार्को पोलो तो गणोई पोलो 13वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। तो अच्छे से जो बात दी हुई है, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। फ्रांस वां बर्नियर, जिस देश से भारत आया उसका नाम था फ्रांस, लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? कहते हैं इब्न बतूता जब आया, इब्न बतूता को, हालांकि इसको फिरोज तुगलक, इसको बाद में थोड़ा सा लाड़ दुरार करके इसको जेल में भी डालेंगे। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? इब्न बतूता को किया। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से कहां पहुंचा? अब ये एक बात दे दी आपको, क्या कि इब्न बतूता भारत में कब आया? 1333 में आया। कहां पहुंचा था? सिंध। और फिर सिंध से दिल्ली पहुंचने में उसको कितने दिन लगे थे? 50 दिन। कहां का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। कौन सी पुस्तक लिख रहा है? रेहला लिख रहा है। किस भाषा में लिख रहा है? अरबी भाषा में। बार बार करोगे तो याद। तहकीक हिंद में किसका यात्रा? अल बरूनी लिखता है तहकीक हिंद या तारीख हिंद। और एक व्यक्ति आएगा अल उत्बी, जो उसकी भी, उसका जिक्र ही नहीं है बुक में, तो अपने करेंगे नहीं, तारीख यामिनी। मैक्सनीज कौन था? मैक्सनीज था राजदूत। कौन सा दूत? अब राजदूत मोटरसाइकिल होता है वो नहीं, संदेशवाहक एक राजदूत होता है। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के बाद वो अपने उत्तर पश्चिम का जो इलाका भारत के साथ लगता है वो उसके अधिकार में आ गया था। फिर ये सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर के इसके बाद भारत पर आक्रमण करेगा 305 ईसा पूर्व में। इस समय भारत का शासक होगा चंदू, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य।
उसके साथ इसका युद्ध होगा, ठीक है। और युद्ध में ये सारी बातें जो मैक्सनीज ने इंडिका बुक लिखी, और वो कंपटीशन अब 12वीं की बुक के अकॉर्डिंग चलना है। मैक्सनीज फिर वो सेल्यूकस निकेटर हार जाएगा, अपनी पुत्री का इससे विवाह करेगा, हेलेना का, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। तो वो सब बातें जो हैं 305 इधर थोड़ा सा हो गया। चलिए, कौन सा फ्रांसीसी यात्री पेशे से एक चिकित्सक था? चलिए, इसका जिक्र हम कर चुके हैं कि बर्नियर जो है वो पेशे से एक चिकित्सक था, जो कि फ्रांस से आया था। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कौन सा फ्रांसीसी यात्री भारत में 12 वर्षों तक रहा? तो ये फ्रांसवा बर्नियर भारत में 12 वर्षों तक रहता है। तो ये अभी ना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था इतिहास का, उसमें ये पूछा गया था बर्नियर के बारे में, यह सत्य बात है। तो वो एक चिकित्सक था, ये भी सत्य है। जैसे 12 वर्ष वाला, उसको वो लिख दे मान लो कि 6 वर्ष भारत रहा, नहीं, वो कितने वर्ष भारत रहा था? 12 वर्ष भारत रहा था। फ्रांसवा बर्नियर भारत में कब तक रहा? ये 1656 से लेकर 1668 तक, कुल 12 वर्ष तक भारत में रहा था। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने मुगल शासक दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में सेवाएं दी? तो मैंने उस समय आपको लिख दिया था, सल्तनत काल के 2 यात्रियों का हमने जिक्र करना है। एक तो अल बरूनी और इब्न बतूता, और मुगल काल में हम जिक्र करेंगे बर्नियर का। और इसने जो दारा शिकोह था, औरंगजेब का भाई और शाहजहां खुर्रम का पुत्र, उसके चिकित्सक के रूप में इसने काम किया था। शाहजहां का शासनकाल आपको पता ही है, 1657-58 इधर तक रहता है, और उसके बाद वहां से लेकर 57-58 से और 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहेगा। ये बर्नियर का जिक्र आ गया। बर्नियर के ग्रंथ का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इससे पहले एक ग्रंथ का और जिक्र हुआ है, तारीख हिंद, वो किसका था? अल बरूनी का। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के जो यात्रा वृतांत, ये कौन दे रहा है? बर्नियर। किस फ्रांसीसी यात्री ने राजकीय स्वामित्व को राज्य और उनके निवासी दोनों के लिए हानिकारक माना? चलो, तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने राजकीय स्वामित्व को राज्य और उनके निवासी दोनों के लिए हानिकारक माना। स्वामित्व की बात क्यों करता है? मैंने बर्नियर की पहले ही बात बता दी थी कि भूमि की बात वो मुगल साम्राज्य में वो कहता है कि राजा जो है वो भूमि का स्वामी है, मालिक है। तो उस स्वामित्व को ये कहता है कि राज्य और निवासी दोनों के लिए ये क्या है? हानिकारक है। किस इतिहासकार ने राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान किया? तो बर्नियर ने। राजकीय कारखानों की बात करेगा, भूमि की बात करेगा, तो हर किसी का वो जो याद रखना आसान है, 1-2 बार देखो। पाठ बहुत बड़ा है, उसका सार रूप में मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो आप ये मत सोचें कि वीडियो इतने मिनट की है, इतनी बड़ी हो गई तो बस। लेकिन बोर्ड के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से कुछ भी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं। तो राजकीय कारखाने और भूमि की बात कौन करता है? भूमि की बात बर्नियर करता है। चलो, भूमि, बर्नियर। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे 1 लाख टके तथा 200 दास दिए? मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास प्रदान किए। तो ये देखो, अब भाई कंपटीशन की आप जो तैयारी कर रहे हो उसका जिक्र आपको जल्दी से किसी बड़ी बुक में भी नहीं मिलेगा,
मान लो आ जाए, ये बात आ जाए कि नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक को किस सुल्तान ने 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दिए, तो अगल बगल देखेंगे और ये प्रश्न कहां से आ गया, देख लो 12वीं की बुक में पढ़ा है। फिर दास से याद आया, ये मोहम्मद बिन तुगलक है और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दास, यही मात्र 1,00,000 दास थे उसके पास। सबसे ज्यादा दास किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा दास थे। और दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक एक अलग से विभाग बना दिया था। ये बहुत शानदार प्रश्न है। किस फ्रांसीसी यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण प्रदान किया? तो बर्नियर। बर्नियर कहता है कि जब मैं भारत गया, मुगलों का शासन था और सती प्रथा उस समय प्रचलित थी। आपको पता है अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, फिर मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भी लगेगी। सती प्रथा का विस्तृत विवरण कौन देता है? बर्नियर। अब तक बर्नियर के बारे में हमने क्या पढ़ लिया? बर्नियर कारखानों की बात करता है, बर्नियर भूमि व्यवस्था की बात करता है, बर्नियर सती प्रथा की बात करता है। तो ऐसा ही प्रश्न निम्नलिखित में बर्नियर ने मुगल कालीन किस व्यवस्था का वर्णन नहीं किया, किस व्यवस्था का जिक्र नहीं किया, या सत्य में बातें आ जाए कि वो मुगल काल के समय राजकीय कारखानों का जिक्र करता है, वो भूमि व्यवस्था का वर्णन करता है, वो सती प्रथा का जिक्र करता है, एक बात दे दे कि वो मुगल कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन करता है, तो इनका वो जिक्र कर रहा है। आगे कुछ आएगा तो जोड़ देंगे। किस फ्रांसीसी यात्री का मानना था कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है? तो ये कौन मानता है? देखो ये बर्नियर, इसका नाम ही बेचारे का कट हो गया यहां से। तो बर्नियर ने माना है कि भारत में जो है मध्य स्थिति के लोग नहीं है, अमीर गरीब हैं, बस उसके मध्य कोई लोग नहीं है। कौन सा फ्रांसीसी यात्री भूमि के निजी स्वामित्व का समर्थक था? तो किसने किया? भूमि के निजी स्वामित्व की बात कौन करता है? बस आपने ध्यान रखना है, बर्नियर करता है। अब देखो भूमि में यह कहता है कि भूमि का मालिक जो है राजा होता था, जो कि प्रजा के लिए हानिकारक है। तो वो क्या कहता है कि भूमि किसकी होनी चाहिए? निजी रूप से हर किसी की, प्रजा की अपनी भूमि होनी चाहिए। राजा को भूमि का स्वामी इसने कहा कि वो गलत है, तो निजी भूमि के निजी स्वामित्व का समर्थन किया है। सत्य असत्य में ऐसी बातें बहुत पूछी जाती है कंपटीशन वाले जो तैयारी करते हैं। अब लघुतरात्मक प्रश्न, अल-बरूनी की समझ में बाधक अवरोधों की चर्चा करें। तो अल-बरूनी की वो हमने ऊपर जिक्र कर लिया, भाषा है, धार्मिक व्यवस्था है, या प्रथाएं हैं, वो सब उसके लिए बाधक थी। वो कहता है कि संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना सरल नहीं था। आपको भी पता है कुछ इंग्लिश की कोई चीज़ का हम ट्रांसलेट करते हैं, पता नहीं क्या ही कचड़ तक पकड़ तक कुछ और ही बन जाता है। दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था का और तीसरा अवरोध था अभिमान का। इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बरूनी पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। ये आश्रित आएगा यहां पर, आश्रित शब्द, ये ऊपर जिक्र आ गया। अल-बरूनी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की अपवित्रता की मान्यता को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्या जाति व्यवस्था का पालन पूर्ण कठोरता से किया जाता था? तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में उसके विचार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बारे में क्या तो जिक्र करना कि अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में जो विवरण दिया वह पूर्णतः संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित था। मतलब उसका पर्सनल नहीं था, वो पुराने जो उसको भारत में ग्रंथ मिले तो उसके अकॉर्डिंग उसने जिक्र किया था। ठीक है। अल-बरूनी ने ब्राह्मणवादी मान्यता को अस्वीकार किया। वह लिखता है कि वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता को पाने का प्रयास करती है और सफल भी हो जाती है। तो ये बातें तो देखो आपको खुद को याद करनी पड़ेगी। अल-बरूनी के अनुसार वर्ण व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
वर्ण व्यवस्था का क्या उल्लेख किया उसने? उसने कहा कि सबसे उच्च जाति ब्राह्मणों की, जो कहते हैं ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुई। आपको पता है ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र किया है, तो उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से, क्षत्रिय वो क्या है ब्रह्मा के कंधों और हाथों से उसका जन्म हुआ, और वैश्य जो है उनका उद्भव ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ, और अंत में शूद्र बचता है जो कि ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ। तो ये चारों वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ऊपर से लेकर उसके सिर, हाथ हो गए, जंघाएं हो गई और उसके पैर हो गए ब्रह्मा के, उनसे चारों वर्णों की उत्पत्ति जो वेद ऋग्वेद में दी गई है उसी की इसने व्याख्या की है। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो लिखा उस पर प्रकाश डाले। मतलब ऐसा नहीं है कि इब्न बतूता भारतीय शहर लिख दो और सामने बैटरी बना दो कि प्रकाश डाल रहे हैं जी, आगे अपने लिखना है। तो किसी ने वो कहते हैं ना कि प्रश्न आया कि गाय पर लेख लिखो, तो किसी ने क्या किया, गाय की फोटो बना दी और उसके ऊपर लिख दिया लेख, तो ये हो गया जी गाय पर लेख। ऐसा ही प्रकाश आप मत डालें, तो जो लिखा उस पर प्रकाश डालिए। तो इब्न बतूता सामान्य बातें जो बता दी वो प्रश्न में लिखनी है। मैंने बता दिया मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, उसने भारतीय शहरों के बारे में लिखा। वो कहता है कि घनी आबादी वाले हैं, दिल्ली सबसे बड़ा है, विशाल है, उसमें 28 दरवाजे हैं, सबसे जो बड़ा दरवाज़ा उसका जिक्र हो गया, और उसके मुकाबले का दौलताबाद शहर है। ये सामान्य बातें ऊपर बता दी, जो छोटी छोटी बातें हैं उनसे मिलाकर बड़ा प्रश्न बना दो। भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इब्न बतूता के क्या विचार थे? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। चलिए, आप बड़ा प्रश्न कैसे लिखोगे, चाहे वो आरएस के मेंस में लिख रहे हों, चाहे आप बोर्ड की कॉपी में। जो प्रश्न में पूछा, उसने पूछा कि इब्न बतूता कृषि और व्यापार वाणिज्य के बारे में क्या कह रहा है। तो इब्न बतूता क्या कह रहा है, इसमें कुछ लिखा है, ठीक है, आपकी पासबुक में, किताब में क्या दिया हुआ वो मेरे ध्यान में है। वो कहता है कि भारतीय शहरों की समृद्धि का आधार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। शहर इतने समृद्ध हैं उसका कारण क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इब्न बतूता कहता है। और शहरों की समृद्धि का सीधा संबंध कृषि अर्थव्यवस्था से होता था, और कृषि का उत्पादन वो, अब आप ये देख लो कि ये भारत है, देख लेना यहां पर भारत आपको दिख जाए तो, ये लो, ये भारत बना दिया मैंने। यहां दिल्ली सल्तनत का मुख्य इलाका यहां पर ही आता है, जो सबसे उपजाऊ था। हालांकि दक्षिण में और इधर सब कुछ है। इब्न बतूता कहता है कि शहरों की समृद्धि का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। शहर की समृद्धि का सीधा संबंध कृषि अर्थव्यवस्था से होता है। गांव में अच्छी खेती होगी तो शहर भी समृद्ध रहेंगे, ये उसने कहा। और उसने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कृषि पर टिकी है, वो कृषि की अच्छी उपज होती थी, कृषि का अच्छा उत्पादन होता था। ये बातें बुक में दी हुई हैं। कृषि का अच्छा उत्पादन होता था क्योंकि, क्यों होता था? कृषि पर बात कर रहे हैं। क्योंकि भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, क्योंकि ये गंगा यमुना दोआब नदियों का क्षेत्र है। भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी इसलिए, और किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। ये बात, ये हो गई कृषि पर। अब आ जाए व्यापार वाणिज्य पर। व्यापार वाणिज्य पर बताता हूं आपको, ये कृषि पर बात होगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सामान्य बात कि कृषि पर आधारित थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और जो कृषि है वो उसकी उपज काफी होती थी। उपजा क्यों होती थी? क्योंकि भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी और किसान वर्ष में 2 फसलें लेते थे, ये इब्न बतूता ने कहा। अब व्यापार वाणिज्य पे क्या कह रहा है? व्यापार वाणिज्य पे इब्न बतूता कह रहा है
ये लो, वो कहता है कि इधर वाली बातें लिखी हुई है ना, वो नहीं, आप अपनी किताब में पेज में पढ़ना जहां दिया हुआ है। वो कहता है कि भारत का व्यापार मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होता था, मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होता था, ठीक है। और भारत की किन किन चीजों की, मसाले, इधर कुछ दिया हो तो ठीक है, ये रहे सूती कपड़े, महीन मलमल, सारन, जरी या मसाले लिख लो ना, इन सब चीजों की जो है विदेशों में, मध्य एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत मांग थी। ये लो, ये बात हो गई। भारतीय संचार प्रणाली के संबंध में इब्न बतूता ने क्या विचार दिए? आपको पता है संचार प्रणाली के बारे में वो क्या कहता है? राज्य विशेष उपाय करता था व्यापारिक मार्गों का, और ये आप खुद इसको देख लेना। डाक प्रणाली से व्यापार के लिए लंबी दूरी तक सूचना भेजना आसान हो गया। पैदल और अश्व, दो तरह की वो डाक व्यवस्था थी, आपको पता ही है, वही जिक्र करना है आपको। अश्व और दो तरह के डाक थे, ये देखो, उलुक हर 4 मील पर स्थापित घोड़ों का चलित, और प्रति मील 3 अवस्थान पर दावा। निबंधात्मक प्रश्नों में भी अलबरूनी के अनुभवों को वर्णन करते हुए वर्ण व्यवस्था का ऊपर जिक्र किया गया है, वही वर्ण व्यवस्था है। और इब्न बतूता ने भारतीय यात्रा के संबंध में अपने वृतांत दिए, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, ऊपर सब जिक्र कर दिया है, वही बड़ा प्रश्न बनता है। उन सब छोटे प्रश्नों को यहाँ लगा देना। तो भक्ति सूफी अपने 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा नंबर का कोई पाठ है तो ये 6 नंबर भक्ति सूफी परंपराओं वाला पाठ है। तो इस चैप्टर से संबंधित आपको पीडीएफ या कुछ भी चाहिए मुझे मैसेज कर देवें, कमेंट करके आपको जिसको भी चाहिए मैं भेज दूंगा, कमेंट करके आपको बताना है। और जिस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो आपको करवाने हैं मैं करवा दूंगा। अगर पूरा पाठ करवाना है कंपटीशन वाले या जो भी बच्चे कहें तो उस हिसाब से पाठ करवा दिया जाएगा। तो अच्छे से मेहनत करें, जब भी बोर्ड एग्जाम होता है चाहे आपके पास 25 दिन 30 दिन, खूब मेहनत करें, अच्छे मार्क्स बनाएं और फिर आगे कंपटीशन की तैयारी करें। डू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, जय हिंद।